हाय फ्रेंड्स, कल हमने हिस्ट्री के 2 वीडियो किए थे। पहले वीडियो में हमने किया था मॉडरेट फीस। मॉडरेट फीस मींस 1885 से लेके 1905 तक का जो दौर था, जो मॉडरेट फीस था कांग्रेस का, उसके ऊपर हमने पूरा डिस्कशन किया था कि उन लोगों की क्या डिमांड थी, किस तरह से वो आगे बढ़ना चाहते थे और उनका क्या अप्रोच था और उसमें क्या फ्लॉज थे, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। और उसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस का फॉर्मेशन क्या हुआ, क्या रीजन थे, और फिर मैंने अगला वीडियो आपके लिए दिया था कि व्हाट वर द रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ द लिटन, क्योंकि लिटन की पॉलिसीज के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, तो भी मैंने साथ में बना दिया था आपके लिए। एंड इल्बर्ट बिल क्या था। अब यहाँ पे हम जरा बात करेंगे कि अब 1905 तक तो हम आ गए हैं, हमने सारी पॉलिसीज भी देख ली, लेकिन अब उससे जो रोष पैदा होगा, क्योंकि उसकी वजह से जरूर बहुत सारा ऐसा तबका होगा जिसको भावनाएं पसंद, ये तरीके पसंद नहीं आएंगे जो मॉडरेट्स के हैं, तो एक मिलिटेंट नेशनलिज्म ग्रो होगा। मतलब काइंड ऑफ वो बोलेंगे कि हमें हथियार उठाने की जरूरत है अभी। मिलिटेंट मतलब काइंड ऑफ हथियार उठाएंगे हमारे देश के लिए अभी। तो उस टाइप का जो नेशनलिज्म ग्रो होगा, क्यों ग्रो होगा वो आप समझेंगे, क्यों ग्रो हुआ बेसिकली। तो पहला ये बात समझ में आ चुकी थी कि ब्रिटिशर्स कर क्या रहे हैं इंडिया में। बहुत बेसिक्स है, इंडिया में वो लोग लूटपाट करने के लिए, इंडिया का ग्रोथ करने के लिए नहीं आए वो लोग। दे आर नॉट हियर फॉर द इंडियाज ग्रोथ। इंडिया को सिर्फ लूटना चाहते हैं। इंडिया को उन्होंने इकोनॉमिक तो उन्होंने भाई पूरी तरह से लूटना, क्योंकि देखो किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए आप उसको इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करोगे तो ग्रो करेगी। और ब्रिटिशर्स ने तो इंडिया को ही इकोनॉमिकली पूरी तरह से चूस लेना है, वही किया उन लोगों ने। उन लोगों ने बेसिकली क्या किया, इंडिया को एज प्रोडक्ट ये देखा कि यहां से हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है, इसको सिर्फ एज रॉ मटेरियल का सोर्स रखो, यहां पे फिनिश प्रोडक्ट आके डंप करो, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। एजुकेशन के नाम पे थोड़ा बहुत क्या ही दिया, वही मतलब स्लेवरी वाला एजुकेशन हमको दिया पकड़ा के, वही आज तक चल रहा है। ठीक है, तो एक तरह से अर्ली नेशनलिस्ट रियलाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नॉट कंसीडरिंग एनी इंपॉर्टेंट डिमांड्स। पहली बात, कोई डिमांड इनकी मान नहीं रहे। इनको एक 1892 का जो एक्ट था जो अप्रूव हुआ, मतलब अप्रूव क्या हुआ तो आना ही था, आया, लेकिन उसमें भी इंडियंस को कुछ खास बेनिफिट मिला नहीं। जो हमारे मॉडरेट थे वो तो उनको तो लग रहा था कि यार कुछ ना कुछ अगर ये लोग हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से अगर कुछ इंप्रूव होता रहे तो भी चलेगा, लेकिन उसमें भी कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे इंडियंस का हक देने के लिए बिल्कुल नहीं है। और साथ ही साथ ये तो देखो ये हो रहा, लेकिन जो उनका अप्रोच भारतीयों के लिए वो बहुत बेकार है। अगर आपको बात करूं मैं, तो जहां जो फेमाइन्स आ रहे हैं, फेमाइन में करोड़ों लोग मर रहे हैं, उसके लिए ना मुआवजा देना है, ना उसके लिए कोई काम करना है, ना इरिगेशन के ऊपर कोई काम किया जा रहा है। ये जो पर्टिकुलर टाइम है इसमें बहुत सारे फेमाइन आए थे। जो प्लेग आया था पुणे वाले रीजन में, सतारा पुणे वाले क्षेत्र में बुरी अवस्था हो रखी थी, लोग मरे जा रहे हैं। वहां पे एक ऑफिसर आया रैंड करके, WC रैंड, उस नालायक ने अपनी ऐसी रिग्रेसिव पॉलिसी अपनाई। उसने वेलफेयर ना, मतलब लोगों का वेलफेयर ना करने के बजाय उसने बोला कि जो मर रहे हैं उनको उठा के फेंक दो। इनह्यूमेन ट्रीटमेंट। तो बिबोनिक प्लेग आपको देखने को मिलता है डेक्कन वाले क्षेत्र में, वहां पे इनकी बुरी तरह से इनकी पॉलिसीज रही थी। तो इससे समझ में आता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नॉट इन द फेवर फॉर द इंडियंस। वो यहाँ पे भला नहीं करना, वो इंडियंस को अपना पार्ट नहीं बनाना चाहते, या इंडियंस के साथ अपना जुड़ना नहीं, लगाव नहीं रखना चाहते। तो वो चीज निकल के आ रही थी। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे एक जो इंटेलिजेंसिया था उसके बाद समझ में आने लगी थी कि नहीं, वी डोंट हैव टू गो विद इट विद द ब्रिटिश, हमें इनको भेजना ही पड़ेगा, इनको मतलब हटाना पड़ेगा इंडिया से भी। तो उसमें एक चीज है भाई, इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ। वही आपको बताया मैंने, इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1892 का है, उसने इंडियंस को कुछ ज्यादा दिया नहीं। सिर्फ आपको क्या बोलो, क्या मिला उन लोगों को, दे कैन डिस्कस द बजट। याद रखिए, दे कैन डिस्कस द बजट, दे कैन आस्क क्वेश्चन, बट दे कांट आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। ये 2-3 टर्म दिमाग में रखेंगे आप 1892 के लिए। उसके बाद जो नाटू ब्रदर्स थे, चापिका ब्रदर्स इनको कहते हैं, जिन्होंने WC रैंड को मारा था, उनको आपने डिपोर्ट कर दिया, हैंग कर दिया विदाउट ट्रायल। आपने तिलक जी को, जो बाल गंगाधर तिलक थे, ऐसा बोलते हैं कि उनसे ही इंस्पायर होकर इन लोगों ने मारा था, तो उनको भी आपने सेडिशन के चार्जेस पे आपने जेल में डाल दिया विदाउट ट्रायल्स। तो क्या हो रहा, आपने जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमारी लिबर्टी है, क्या है, उसको तो सब आप ऐसे ही बोलो चलो इसको कोई जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि इंडियंस की राइट की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो इवेंट्स थे यहाँ पे,
ये एक तरह से फ्यूल मतलब बोलते ना वो डाल रहे थे, आग घी डालने का काम कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो कलकत्ता कॉर्पोरेशन के अंदर इंडियंस की संख्या कम कर दी गई। उसके बाद ब्रिटिश अपने प्रेस को और कर्टेल करने के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लाया कर्जन ने। कर्जन का टाइम है पूरा, अगर आप देखोगे ना 1898 से लेके पूरा कर्जन का टाइम चल रहा है। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट जो कर्जन ने लाया, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, क्योंकि कर्जन बोलता था कि हम जो इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं ऐसा लग रहा है कि एक तरह से रिवॉल्यूशनरीज पैदा कर रही हैं बस, तो उसको गवर्नमेंट के और स्ट्रिक्ट कंट्रोल में लाया जाए। तो ये कर्जन की लाइन है, फैक्ट्रीज ऑफ पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरीज। सो दैट्स वाई ये सारे इवेंट्स इन्होंने बोलते ना कि वो डालने का काम किया, यहाँ पे फ्यूल डालने का काम किया है यहाँ पे, ये सारे इवेंट्स। और सारे इवेंट्स आपसे पूछे गए हैं, बाय द वे आपको बता दो, ये सारे इवेंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ? कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट जो पास हुआ था इसके अंदर इंडियंस की संख्या कम कर दी गई थी। और ये वाला तो उतना नहीं पूछा था। नाटू ब्रदर्स का तो आपको जब हम रिवॉल्यूशनरी वाला पार्ट करेंगे तो उसके अंदर भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और जब बाल गंगाधर तिलक को थोड़ा सेपरेटली डिस्कस करेंगे तो उसमें पार्ट हो जाएगा, वैसे चिंता मत करिए, ओके। सो दीज वर द मेजर रीजंस। और ये किस टाइम पे हो रहा है? मॉडरेट फेज जब चल रहा है तभी तो हो रहा है। जब मॉडरेट फेज का टाइम है तभी हो रहा है ना ये सब चीजें। और मॉडरेट सिर्फ अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, प्रेयर, पेटिशन, प्लीड, यही वाले मेथड में चल रहे हैं। जबकि यहाँ पे तिलक जैसे नेता उभर के आ रहे हैं, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल ऐसे नेता उभर के आ रहे हैं जो डिमांड कर रहे हैं भैया कि हमें मास एजिटेशन करना है। So all these factors, economic exploitation, political repression, broken promises, combined to awaken a new aggressive nationalist spirit, and that paved the way for the leaders like Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal. These are the extremist phase अब शुरू होगा। और इसका culmination कब होगा? इसका culmination होगा partition of Bengal पे। Partition of Bengal is a culmination, क्योंकि partition of Bengal इतना बड़ा रोष पैदा करेगा कि मतलब उसकी ज्वाला हमें स्वदेशी मूवमेंट में दिखेगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दो तीन चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मतलब इसी का पार्ट है, आप पढ़ लीजिए बस आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर, ठीक है। आप इसी के कंटिन्यूएशन में ही है वैसे। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ मुझे बताना है, वो सब तो था ही, लेकिन सबसे बड़े फैक्टर्स मैं इनको मानता हूँ यहाँ पे, सबसे बड़े फैक्टर्स थे। एक ना आइडियोलॉजी डेवलप हो रखी थी कि ब्रिटिशर्स हो गए या बेसिकली यूरोपियंस हो गए, उनको कोई हरा नहीं सकता, उनको कोई हरा नहीं सकता, मतलब दे आर इनविंसिबल। तो ये देखने को मिला कि जापान एक कंट्री उभर के आता है और जापान रशिया को हराता है। ये जो आप देख रहे हो ना, जापान रशिया को हराएगा 1905 में। तो एक ऐसा लगेगा ये छोटी सी कंट्री इतनी, और वो भी एशियन कंट्री, इतने बड़े मतलब यूएसएसआर को हरा रहा है, रशिया को हरा रहा है, रशियन एम्पायर को डिफीट कर दे रहा है। तो एक आपको नहीं लगता कि इमेज ऐसी देता है कि यार इनको हम डिफीट कर सकते हैं? ऐसा नहीं कि इनको नहीं डिफीट किया जा सकता, दे कैन बी डिफीटेड। इटली आर्मी को इथोपिया में डिफीट किया जा रहा है, इथोपियंस डिफीट कर दे रहे हैं 1896 में। बोर वॉर में हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर्स की हालत खराब हो जाती है। तो ये जो मिथ था कि यूरोपियंस इनविंसिबल हैं, वो टूट जाता है। और वही हमें देखने को मिलता है, ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म ऑफ द नेशनलिज्म को, जिसके अंदर मास मूवमेंट को प्रमोट किया जाता है। क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में पूछा गया है कि कौन कौन से मूवमेंट्स जो थे इंटरनेशनल मूवमेंट्स थे जिन्होंने मतलब मास मोबिलाइजेशन, मिलिटेंट रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, मिलिटेंट नेशनलिज्म को प्रमोट करता है और स्वदेशी मूवमेंट को, मतलब क्योंकि इसके बाद हमारी कंट्री में देखने को मिलेगा कि 1905 में क्या हुआ। 1905 में हमारी कंट्री में जब बंगाल पार्टीशन की बातें होने लगी तो इस लेवल की हमें इंस्पिरेशन दे रहे थे लोगों को कि हम यूरोपियंस को दबा सकते हैं, खदेड़ सकते हैं। तो दो तीन इवेंट आप दिमाग में रखेंगे। पहला है भाई जापान विक्ट्री ओवर द रशिया, इथोपियंस विक्ट्री ओवर द इटली एंड द बोर वॉर वेयर द ब्रिटिश लाइक सकम्ड। ओके, सो ये तीन चार इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे आयरलैंड ने होम रूल लीग की डिमांड करती। होम रूल लीग मतलब वहाँ पे अपना एक तरह से ऑटोनोमस उनकी सरकार चाहिए उन्हें, मतलब विद इन द कंट्री दे कैन गवर्न। तो इस तरह की चीज़ें हम जब देखते हैं, मतलब एज ए इंडियंस देखते हैं, और उनको एजुकेशन तो पहुँच ही रही है, क्योंकि जब से मैकॉले ने इंडियन एजुकेशन जो ला रखा है तो उसमें ये सब चीज़ें लोग पढ़ रहे हैं ना, सीख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, उन्हें समझ में आ रही है सब चीज़ें। तो इससे समझ में आ रहा है कि
हम ब्रिटिशर्स को भी यहाँ से भगा सकते हैं। इसलिए इस बात को इतना एम्फेसिस करो, इसलिए पूरा का पूरा PYQ है आपके लिए आ चुका है। उसके बाद दूसरी चीज हमें देखने को मिलता है कि दुनिया भर का वेस्टर्नाइजेशन है। अब देखो, वेस्टर्नाइजेशन कहने का मतलब मैं क्या बोलूंगा, ब्रिटिश के जो अपने गवर्नर जनरल्स हैं, किंग है, उनको बड़ा बड़ा दिखाया जा रहा है, और इंडियंस को क्या किया जा रहा है, इंडियंस के लोगों को क्या किया जा रहा है, मतलब हमको गुमराह किया जा रहा है, हमको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, हमको ये दिखाया जा रहा है कि मतलब आपका तो कुछ सिविलाइजेशन ही नहीं है, आपको तो हमने सिविलाइज किया है, आपको हमने सिविलाइज किया है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि जब जितना ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन बढ़ा तो उसके रिस्पॉन्स में हमारे जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट जो लीडर्स थे, स्वामी विवेकानंद हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, उन्होंने ये जो आइडियोलॉजी थी वेस्टर्नाइजेशन, उसको ब्रेक की, उसको उन्होंने ब्रेक किया। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये वेस्टर्न जो सुपीरियरिटी है मिथ है। उन्होंने हमारे इंडियन सिविलाइजेशन की रिचनेस को बताया। एक लाइन बहुत बार पूछी जाती है कि इंडिया फॉर इंडियंस, ये लाइन किसने बोली है, इंडिया फॉर इंडियंस लाइन किसने बोली है, तो ये बोला है दयानंद सरस्वती जी ने। ये PYQ है सीधा आपका, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है। जो जहां पे आपको हाईलाइट कर रखा है वो बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट चीज है, वहां से क्वेश्चन आए ही आए। ऊपर वाला तो एक्सप्लेनेशन के लिए था आपको, लेकिन यहां से सीधा आपको क्वेश्चन बनता, बिकॉज वो ये बोलता हूं मैं कि पढ़ने का क्या मतलब जब मैं क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाऊं। तो समझ तो होनी चाहिए, मुझे इस चीज की समझ होनी चाहिए कि कौन सा इवेंट किसके बाद हो रहा है, क्यों हो रहा है। आई शुड हैव अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग एज वेल, बट विथ लाइक आई शुड ऑल्सो नो द की पॉइंट्स। ओके, सो यहां पे दो तीन की आप इस चीज को दिमाग में रखेंगे। उसके बाद आपको अगेन बताया इंडिया फॉर इंडियंस वाली लाइन किसने बोली है। और एक और चीज, हमारे जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, दे वर नॉट हैप्पी विथ द अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स, बिकॉज उनकी पॉलिसी क्या थी, प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट। ये 3P बोलते हैं उसे, एंड इसको बोलते हैं पॉलिटिकल मेंडिकेंसी। इसको क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी। ये जो 15 से 20 साल का जो इवेंट था, इसमें एक तरह से सिर्फ मेंडिकेंसी मतलब बोलते हैं ना, भीख मांगना होता है। मेंडिकेट बोलते हैं, जो भीख मांगता है उसको मेंडिकेंट कहते हैं। तो इसको बोला गया पॉलिटिकल मेंडिकेंसी। ओके, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर इससे मतलब खुश नहीं थे लोग। अब एक और चीज होती है, ये तो आपने देख ही लिया, कर्जन भाई साहब जब इंडिया में आते हैं तो कर्जन ने क्या बोला था, कल हमने डिस्कस किया था ना, कर्जन के पॉइंट क्या थे। कर्जन वांटेड द पीसफुल डिमाइस ऑफ द कांग्रेस। कर्जन तो ये चाहता था ना, कर्जन की लाइन क्या थी, द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन व्हाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइस। मतलब कहने का मतलब है कि कांग्रेस खत्म हो जानी चाहिए। इट वॉज अ एम्बिशन ऑफ कर्जन। तो कर्जन की पॉलिसी काफी रिएक्शनरी थी, वो लिटन से भी बढ़ के थी। तो हमें देखने को मिलता है कि इससे भी लोग नाखुश थे। जैसे कि उसने इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास किया, उसने कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट पास किया, और सबसे मेजर उसने क्या पास किया, बंगाल पार्टीशन। तो ये जब चीजें हम देखते हैं तो अगेन नाखुश होते हैं इंडियंस। उनको लगता है कि नहीं, अब हमें मास मूवमेंट करने की जरूरत है। और देखिए यहाँ पे दीज आर द पॉलिसीज ऑफ कर्जन। इसने एक और टर्म यूज किया था, लेटिंग गो ऑफ अ गैस। इंडियन एज अ नेशन and insulted Indian nationalists and intelligentsia by describing their activities as letting go of a gas। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आपको बता दूं मैं, ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, इससे ही 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं इस पूरे पैराग्राफ से। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इस मतलब कौन से पर्टिकुलर गवर्नर जनरल के वाइसरॉय के बारे में बात हो रही है, और क्लियर कट 3 टर्म दिए जाते हैं। His 7-year rule in India which was full of mission, commission and omission। किसके बारे में बात हो रही है, तो दिमाग में रखेंगे कर्जन के बारे में बात हो रही है। इसने इंडियंस को क्या बोला था, लेटिंग गो ऑफ द गैसेस। इसने बोला था कि इट्स हिज एम्बिशन टू दैट द पीसफुल डिमाइस ऑफ द कांग्रेस, अ काइंड ऑफ टर्म्स इसने यूज किए थे। ये सब चीज दिमाग में रखो, ये ऑलरेडी पूछी गई हैं, ठीक है। और उसके बाद तो इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जिसके थ्रू प्रेस को कंट्रोल किया जाएगा, ऑन पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो फिर लास्ट है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे अलग से हम कर्जन को डिस्कस करेंगे, बिकॉज कर्जन हो गया, लिटन हो गया, और उसके बाद डलहौजी हो गया, वे क्या बोलते हैं, बेंटिक हो गया। जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है उसको अलग से डिस्कस करना भी जरूरी है, उनके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो हम उसको डिस्कस करेंगे अलग से भी, लेकिन ये चीज़ें आपको भूलनी नहीं है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है। वो स्टेट PCS हो या फिर आपके NDA CDS हो, हमेशा पूछा गया है उसको,
ठीक है। अब उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लीडर्स उभर के आते हैं। बंगाल में राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्ता, अरविंदो घोष, विपिन चंद्रपाल। महाराष्ट्र में मेजर निकल के आते हैं, बाल गंगाधर तिलक। पंजाब में लाला लाजपत राय। ठीक है, तो ये लीडर्स आपको निकल के आएंगे। अब हमें देखने को मिलता है इनका एजेंडा क्या था। इनका एजेंडा बेसिक था भैया, हेट्रेड फॉर द फॉरेन रूल, मतलब पूरी की पूरी दुश्मनी भाई फॉरेन रूल से है इनको। स्वराज इनको चाहिए, स्वराज वॉज देयर गोल। डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन इनको था, ये प्यार व्यार की बातें नहीं जानते थे भैया। ये मास एजिटेशन, डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन की इनकी नीड थी। ये लोगों में विश्वास रखते थे, तो ये इनका एजेंडा था। पर्सनल सेक्रीफाइस के पूरी तरह से साथ में थे लोग, बोले खुद की जान जाती है जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ठीक है, और साथ ही साथ जब ये सब चीजें निकल के आती हैं तो हमें स्वदेशी एजिटेशन देखने को मिलता है। अब अगला जो वीडियो आपके लिए रहेगा वो पूरा का पूरा यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर रहेगा। एंड वन मोर थिंग आपको बताना चाहता हूँ मैं, आई हैव स्टार्टेड द क्लासेस बिगन। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू ज्वाइन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर 8806286229। ओके, बाकी आपकी मर्जी है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला वीडियो हमारा रहेगा स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर। और ये जो स्पेक्ट्रम की सीरीज है चलती रहेगी रेगुलर, इस पर रेगुलर 3 से 4 वीडियो आते रहेंगे। और इस बात की गारंटी मेरी कि अगर मेरे साथ आप बने रहेंगे तो देखो यार, जो भी आपको सेल्स स्टार्ट करूंगा और कंप्लीट करूंगा तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस उसमें मिल जाएगा। और इतने PIQ जब हम डिस्कस करते रहेंगे तो दैट विल एनहांस योर नॉलेज, कॉन्फिडेंस एंड बोलते हैं कि डर निकल जाएगा आपके अंदर से। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।